जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 3 में आज हमारा लेक्चर 72 है। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 5 परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। आज हमने दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। एक तो ये कि हमने टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के रूल्स पढ़ लिए हैं। एक तीसरा रूल भी होता है टाइम एंड प्लेस के अलावा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कौन सा प्रॉमिस पहले परफॉर्म किया जाएगा और कौन सा उसके बाद। तो एक आज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा कंसेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वो ये होगा कि नॉन परफॉर्मेंस, अगर कोई एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करती ही नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम का रूल पढ़ा, हमने प्लेस का रूल पढ़ा, इस लेक्चर में ऑर्डर का रूल पढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद अगर कोई पार्टी इन तीनों रूल्स की वायलेशन करती है, यानी आसान अल्फाज में वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो उस सूरत में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या राइट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं जो कि रिलेट करता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस से। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आईकैप ने नाम दिया है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का। पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल उसने नाम दिया है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का, और इसी नाम के साथ एग्जाम में टेस्टिंग भी कर रहा है, इसलिए हमें इसी नाम के साथ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब प्रॉमिस का मतलब तो आपको पता है क्या है कि एक पार्टी जब कोई भी काम करने के ऑफर करे, करने का कहे, वो प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉमिस, यानी मैंने एक बंदे के साथ प्रॉमिस किया कोई काम करने का और दूसरे बंदे ने भी मेरे साथ कोई प्रॉमिस किया पेमेंट करने का, तो ये हमारे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये असल में एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस होते हैं, आपको बताया था। एक, ए ने बी से प्रॉमिस किया मैं तुम्हें कार डिलीवर करूंगा, दूसरा बी ने ए को प्रॉमिस किया मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 10 लाख की। तो ये दो प्रॉमिस है और दोनों अपोजिट है। एक प्रॉमिस ए से बी को जा रहा है और दूसरा बी से ए को आ रहा है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। ए से बी और बी से ए, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में, सिवाय उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है। आपको पता है हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन लाजमी है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड है। उनमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होंगे, उनमें वन वे प्रॉमिस होगा। सिर्फ एक पार्टी दूसरी को प्रॉमिस कर रही होगी कि मैं तुम्हें ये चीज दूंगी, बस दूसरी पार्टी की तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं आएगी। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस यानी जब दोनों तरफ से कंसीडरेशन एक दूसरे को रिसीव और पे की जा रही हो, ये कहलाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हम पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। टाइप, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। टाइप क्या है ये सुन लीजिए। टाइप्स को आईकैप ने तीन तरह से क्लासिफाई किया है। ये डायग्राम सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई है, मुझे इस डायग्राम के साथ कंसेप्ट समझना और समझाना आसान लगता है, लेकिन याद रखें ये डायग्राम टेक्निकली गलत है, यानी आईकैप, लेकिन चूंकि मैंने कंसेप्ट समझना है और डायग्राम एग्जाम में नहीं बनानी, तो मैंने इसको बिल्ड कर लिया है किस तरीके से, वरना इस डायग्राम के मुताबिक क्लासिफिकेशन कुछ हो रहा है और इसके मुताबिक कुछ हो रहा है। सुनिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की तीन टाइप्स हैं, यानी तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं प्रॉमिस के ऑर्डर के हिसाब से। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कंकरंट। अच्छा, ये चूंकि हर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में दोनों पार्टीज की तरफ से कोई ना कोई प्रॉमिस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो हर रेसिप्रोकल प्रॉमिस म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल मींस बोथ, जिसमें बोथ पार्टीज इन्वॉल्व हो, तो हर एक में देखिए म्यूचुअल का वर्ड आ रहा है। तो असल में जो क्लासिफिकेशन है वो इस वजह से नहीं है कि एग्रीमेंट इंडिविजुअल है कि म्यूचुअल है, वो सारे म्यूचुअल ही है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है। असल में क्लासिफिकेशन जो टाइप्स पता चलेगा वो ये कि म्यूचुअल एंड कंकरेंट है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट है, या म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं म्यूचुअल एंड कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है साथ ही साथ कोई काम करना, साइमल्टेनियस। जब कॉन्ट्रैक्ट में एग्री इस तरह हो, ए पार्टी बी को गाड़ी देगी और ऑन दी स्पॉट बी जो है वो ए को 10 लाख अदा करेगा, साइमल्टेनियसली, एक ही दिन एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होंगे, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट। दोनों पार्टीज एक ही टाइम पे काम कर रही होंगी। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के साथ एग्रीमेंट करे, जी मैं अपना घर आपको बेचता हूं,
और उसी वक्त बी एग्री करे, मतलब एग्रीमेंट ये हो कि मैं इस तारीख, आप 10 लाख, आप जितना भी 20, 25, 30 लाख रुपया 25 फरवरी को ले आइएगा और मैं अपने जो घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करके रखूंगा। 25 तारीख को बैठ के मैं आपके नाम पे कागज ट्रांसफर कर दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? कंकरेंट। इसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? साइमल्टेनियसली, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक ही वक्त में। यह हो गया कंकरेंट, जिसमें प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दूसरी टाइप है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? तरतीब मेरी अपनी। डिपेंडेंट का मतलब यह है कि एक बंदे की परफॉर्मेंस दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तब इसे कहते हैं डिपेंडेंट। यानी मैं कोई काम तब भी करूंगा जब दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी, फिर मैं प्रॉमिस पूरा करूंगा, वरना नहीं। ये साइमल्टेनियसली नहीं है, इसमें एक पार्टी पहले प्रॉमिस करेगी, फिर उसके बाद, उसके कुछ दिन के बाद दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस पे करेगी। जैसे फर्ज कीजिए एग्रीमेंट ये होता है कि गाड़ी आप आज हमें सेल कर दें, पेमेंट हम आपको महीने के बाद करेंगे, पेमेंट हम आपको महीने के बाद करेंगे। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट। इसे डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि पेमेंट करना इस चीज पे डिपेंडेंट है कि गाड़ी की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई। अगर गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई तो पेमेंट भी नहीं होगी। तो पेमेंट वाला प्रॉमिस डिपेंडेंट है ऑन डिलीवरी ऑफ कार, इसलिए इसे डिपेंडेंट कहा गया। इसका एक छोटा सा केस भी सुन लीजिए, डिपेंडेंट की और एग्जांपल। हम एक बंदे के पास गए, उसे हमने कहा भाई ऐसा करो हमारे लिए तुम एक अलमारी बना दो। उसने कहा ठीक है सर मैं अलमारी बना दूंगा, लकड़ी आप ला के मुझे दे, अलमारी मैं बना दूंगा। अब उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंडेंट। क्यों? उसका अलमारी बनाने का वादा डिपेंड कर रहा है हमारे लकड़ी प्रोवाइड करने पे। अगर हम लकड़ी प्रोवाइड करेंगे वो फिर उसके बाद हमें अलमारी बना के देगा। अगर हम लकड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे अलमारी नहीं बना के देगा वो। तो उसका प्रॉमिस हमारे प्रॉमिस पे, हमारे एक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट। अगर वो ये कहता ठीक है सर लकड़ी हमारे पास है, आप अगले महीने 10 तारीख को आके अपनी अलमारी ले जाइएगा और पैसे ले आइएगा, तो एट द सेम डे 10 तारीख को एक पार्टी पेमेंट कर रही है और दूसरी पार्टी अलमारी दे रही है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता? अब कंकरेंट होता। अच्छा लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो बंदा यूं कहता सर लकड़ी हमारे पास है, आपको लकड़ी लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमें कुछ एडवांस दे के जाइए ना, हम आपके लिए अलमारी बना दें, आपका बाद में इरादा बदल जाए। ऐसा कीजिए आप 25% पेमेंट हमें अभी करके जाए एडवांस में, बाकी 75% जब वो बाद में दीजिएगा और हम आपको अलमारी जब दे देंगे। अब बताइए ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, हालांकि इसमें 75% बाद में कंकरेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, लेकिन ये डिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि उसका प्रॉमिस डिपेंड कर रहा है अलमारी बनाने हमारे 25% एडवांस पे। अगर हम उसे 25% एडवांस देंगे फिर वो अलमारी बनाएगा, वरना अलमारी नहीं बनाएगा। तो इस केस में अगर वो शर्त लगा देता है कि पहले आप मुझे एडवांस दें या गारंटी दिलवाएं किसी की कि आप भागेंगे नहीं, फिर मैं अलमारी बनाता हूं आपके लिए, तो ये डिपेंडेंट हो जाता। और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? देखिए इसमें ऑर्डर मेंशन किया गया था। ऑर्डर क्या था? इकट्ठे होंगे दोनों काम, दोनों प्रॉमिस। इसमें ऑर्डर मेंशन किया गया था डिपेंडेंट में, क्या एक बंदा पहले करेगा दूसरा उसके बाद। जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्डर मेंशन ही ना किया जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म इस तरह की हो कि आप मुझे 10 लाख रुपया देंगे और मैं आपको गाड़ी जो है वो ट्रांसफर कर दूंगा आपके नाम पे। अगर ये इस तरह हो और आइए लिखा जाए कि दोनों काम 1 महीने के अंदर होंगे, विद इन 1 मंथ आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे और मैं आपको गाड़ी ट्रांसफर करूंगा। ये मेंशन नहीं किया गया अलग-अलग कि गाड़ी किस दिन ट्रांसफर होगी और पेमेंट किस दिन होगी, मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। जब जो डिपेंडेंट नहीं है यानी जिसमें ऑर्डर नहीं लगाया वो इंडिपेंडेंट है।
असल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैंने जिसकी वजह से डायग्राम बनाई, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ी टाइप से डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ही है, ठीक है। कंकरेंट उसकी आगे सब टाइप है, लेकिन बहरहाल आएगा जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन्हीं टर्म्स के साथ क्वेश्चन पूछेगा, आपने इन्हीं टर्म्स के साथ इसको लिखना है। ये मैंने सिर्फ अपने समझने के लिए डायग्राम बनाई हुई है कि म्यूचुअल है, सारे कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल ही होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब जिसमें बताया हो, पहले ए पार्टी करेगी फिर काम बी पार्टी करेगी, अगर ए पार्टी नहीं करती तो बी भी अपना काम नहीं करेगी। और इंडिपेंडेंट में जब पहले से कोई काम नहीं करना होता, जरूरी नहीं होता किसी पार्टी के लिए पहले काम करे, साइमल्टेनियसली काम करेंगे या कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं किया, ना ये कहा कि साइमल्टेनियसली दोनों काम होंगे, ना ये कहा कि पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, ठीक है। फर्क समझ आ रहा है ना। डिपेंडेंट में क्या होता है, हम कहते हैं पहले एक पार्टी ये काम करेगी फिर दूसरी पार्टी ये काम करेगी, अगर पहली पार्टी ने अपना काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी भी काम नहीं करेगी, डिपेंडेंट है। कंकरेंट में क्या होता है, हम क्या लिखे कॉन्ट्रैक्ट में, इस दिन ए पार्टी ये काम करेगी बी पार्टी ये काम, दोनों पार्टी तैयार है उस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक पार्टी ने भी अपनी अगर चीज सही तैयार नहीं की, दूसरी पार्टी नहीं करेगी। और इंडिपेंडेंट में कोई ऑर्डर मेंशन ही नहीं, नो स्पेसिफाइड ऑर्डर, तो उसमें फिर क्या होता है, इसमें फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक देखा जाता है कि नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन में क्या ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदा दूसरे को ये कहता है कि मैं आपको घर बना के दूंगा, घर बेचूंगा, तो अब क्या हम उसको पहले ये देखा जाए, अब इसमें मेंशन नहीं हुआ कि पहले पेमेंट होगी कि पहले घर बना के दिया जाएगा, तो देखा जाएगा नॉर्मली नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है। नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस अगर ये है कि पहले घर दिया जाएगा अगले बंदे को फिर वो पार्टी पेमेंट करेगी, ऐसे नहीं कि पहले पेमेंट करे अगला बंदा भाग जाए, ऐसे नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब है ऑर्डर वो होगा जो इंडस्ट्री में स्पेसिफाइड होगा, यानी यहां दोनों में आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया ऑर्डर, इंडिपेंडेंट में मेंशन नहीं किया, इसमें भी मेंशन किया ऑर्डर, क्या साइमल्टेनियसली, इसमें भी मेंशन किया क्या पहले ए फिर बी, इसमें मेंशन नहीं किया, तो क्या होगा, जो नॉर्मली टर्म ऑफ द इंडस्ट्री है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन जैसे रिक्वायर करती है उस तरीके से ऑर्डर। अब रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस में बता रहा है, ये रूल से पहले टाइप्स पढ़ाना इसलिए जरूरी होता है कि इन टाइप्स पे रूल डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे डिपेंडेंट परफॉर्मेंस का रूल क्या है, एक कि अगर ए ने अपना काम कर लिया तो फिर बी अपना काम करेगा, अगर ए ने अपना काम नहीं किया तो बी का प्रॉमिस, क्योंकि ए के प्रॉमिस पे डिपेंडेंट था, बी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा और एक काम करेगा बी, क्या, ए ने गाड़ी लानी थी, बी ने उसे 10 लाख रुपया उसके बाद देना था, ये तय पाया था, ए गाड़ी ही नहीं लाया, बी ने 10 लाख देना नहीं देना, लेकिन बी ने एक और काम करना, क्या, हाँ डैमेजेस क्लेम करने हैं, शाबाश, ये डिपेंडेंट का। साइमल्टेनियस का एग्री हुआ था 10 तारीख को दोनों पार्टीज इकट्ठी होंगी और गाड़ी और पैसे एक्सचेंज होंगे। 10 तारीख को गाड़ी वाला गाड़ी लेके आ गया, पैसे लाने से उसने कहा सॉरी मेरे पैसे रेंज नहीं हुए, ना हो गया, अब मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। बताइए क्या गाड़ी ट्रांसफर करना जरूरी है, गाड़ी वाले को अपना प्रॉमिस पूरा करना जरूरी है, वो पागल है, उसे जब वो कह रहा है कि भाई अगली पार्टी रेडी नहीं है, विलिंग ही नहीं है अपना प्रॉमिस पूरा करने को, ये क्यों करेगा, नहीं करेगा, तो भी गाड़ी डिलीवर नहीं करेगा, अपना प्रॉमिस परफॉर्म, लेकिन एक काम करेगा, क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेजेस क्लेम करेगा ए से। कि पहले तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे कि 10 लाख रुपया चीज किया, मैंने तो चुटकियों में अरेंज कर लूंगा, क्यों नहीं अरेंज किया, अब मेरा जो आने जाने का खर्चा लगा और मेरा नुकसान हो, और ग्राहक थे मेरे लगे लगाए जो अच्छे पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने उनको रिफ्यूज किया क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था आपके साथ, अब डैमेजेस अदा कीजिए। इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर क्या रूल होगा, ऑर्डर मेंशन ही नहीं किया, सिर्फ ये कहा ए ये काम करेगा बी ये काम करेगा, कब करेगा किस तरतीब से होगा नहीं मेंशन किया, तो स्पेसिफाई किया होता तो उसके मुताबिक काम होता, स्पेसिफाई नहीं किया तो एज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, यानी जो नॉर्मल रूटीन इंडस्ट्री में चलती है,
यहाँ पे ये स्पेसिफाइड वाला वैसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्पेसिफाइड वाला होता तो वो तो ऑर्डर जो स्पेसिफाई किया उसके मुताबिक ही काम होता, वो यहाँ तो फिर बन जाता हमारा क्या, डिपेंडेंट या कंकरेंट बन जाता। ये रूल समझ आ गया परफॉर्मेंस को। अच्छा, फिर उसका पता नहीं कि उसने कुछ और रूल्स भी बता दिए हैं जो कि ऑर्डर से रिलेट नहीं करते और हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने से प्रिवेंट करे, जैसे वो सिंगर वाली एग्जांपल दी थी ना, फर्ज कीजिए छठी रात उसने छुट्टी की थी, छठी रात वो आया, वो छुट्टी नहीं की, आया, होटल मैनेजर ने दरवाजे बंद कर दिए, उसने कहा खबरदार होटल के अंदर पैर रखा था, भाग जाओ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइडेबल है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका प्रॉमिस पूरा करने से प्रिवेंट करे तो एग्रीव्ड पार्टी के लिए ये वाइडेबल है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करती है तो वो क्या करेगी, डैमेजेस क्लेम करेगी। क्लियर हो गया। अल्टरनेट प्रॉमिस बीइंग इलीगल, ये आपको पता है लीगल ऑब्जेक्टिव वाले में पढ़ा था। अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है भला, या ये 1 लाख रुपया पकड़िए, इसके बदले में या तो हमें राइस सप्लाई कीजिएगा या अफीम। अल्टरनेट प्रॉमिस दो हो गए ना, राइस या अफीम। पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया क्या, या पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, या कि लीगल प्रॉमिस इन्फोर्सेबल है, इलीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। सेपरेट किए जा सकते हैं, चर्च को राइस से सेपरेट किया जा सकता है, उसने यही कहा है ना, उसने ये नहीं कहा मिला के देना। अगर ये कहा होता ना चर्च बच्चा बना के पका के चर्च भी साथ में डाल के पका के मुझे, वो फिर सेपरेबल ना होता, वो फिर पूरे का पूरा वाइड होता है। जो कि सेपरेट दोनों में से उसने कहा एक काम करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट राइस की परचेज के लिए वैलिड है, अफीम के लिए वाइड है। और प्रॉमिस टू डू लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स, इसका क्या कंसेप्ट था कि घर बेचता हूं इस्लामाबाद में, किस रेट पे, अगर रहने के लिए खरीद रहे हो तो 10 लाख, अगर जुआ खाना बनाना है तो 50 लाख का बेचूंगा, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है जुए के लिए। 10 लाख वाला वैलिड है, 50 लाख जुए वाला, वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड होते हैं, वो वाइड। क्लियर हो गया ये। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम इनके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और 7। नहीं ये तो रह गया, बताया नहीं आपने, मैं भी कोई पहला क्वेश्चन यहाँ करवाया ही नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस का मतलब है अगर कोई पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट यानी जो टाइम था प्रेस्क्राइब टाइम, उस पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। कहता है डिपेंड करता है, अगर कोई पार्टी गिवन टाइम पे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं है। यानी क्या टाइम एक एसेंशियल एलिमेंट था कि नहीं था। टाइम इज एसेंस का मतलब क्या है, टाइम एसेंशियल एलिमेंट है कि नहीं, क्रिटिकल चीज है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें टाइम क्रिटिकल होता है, कुछ में टाइम क्रिटिकल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, आपके लिए आपने घर वालों के साथ वादा किया मैं सीए करूंगा, टाइम एसेंशियल है इसमें? नहीं है। आपके लिए भी नहीं। आप कहते हैं अच्छा यार 4 साल नहीं, 6 नहीं 8 बस हो जाए, ये काफी है। कब हो ये इरेलीवेंट मैटर है, अहम है, मतलब अच्छा है कि जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट बनाया हो यार मैंने 6 साल के अंदर अंदर सीए करना है, अगर 6 साल में ना किया तो छोड़ दूंगा। इस तरह का काम आप नहीं करते। इसका मतलब है 6 साल का आपने टारगेट बनाया हुआ है, लेकिन अगर 6 साल हो जाते हैं और 2-4 पेपर आपके रहते हैं, आप छोड़ नहीं देंगे, आप कहेंगे ठीक है आगे चलते हैं, टाइम एसेंस नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, छोटी ईद आ रही है, आपने 18वें रोजे जाके दर्जी को कपड़े दिए, 3 जोड़े दिए, आपने कहा ईद के लिए सिलवाना है, उन्होंने कहा ठीक है। बताइए इस एग्रीमेंट में टाइम एसेंस है कि नहीं है? एसेंस है। भाई ईद से पहले सिलना जरूरी है, क्योंकि ईद के बाद तो आप कोई फायदा नहीं होगा, ईद के बाद तो कोई फायदा। आप खास तौर पे उसे कहते हैं, वो कहते हैं चांद रात को मिल जाएंगे, आप खास तौर पे कहते हैं भाई चांद रात को लाजमी दे देना, ठीक है, उसके बाद हमारे काम के नहीं है।
तो डिपेंड, तो इसका मतलब है ये साबित हुआ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है, कुछ में नहीं होता। एसेंस का मतलब क्या है? क्रिटिकल चीज होती है। यानी लॉ इसको डिफाइन करता है, कहता है टाइम एसेंस कब होता है? जब पार्टी आपस में एग्री कर ले कि टाइम एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम पे परफॉर्म होना लाजमी है इसका। जब पार्टी एग्री कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होगा। और कब होगा? अगर एग्री ना करें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म ना होने से दूसरे पार्टी को नुकसान होता हो, इंजरी होती हो। इंजरी से मुराद यहां पे फिजिकल इंजरी नहीं है, इंजरी से मुराद कोई भी जानी और माली दोनों नुकसान है। या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी हो कि टाइम एसेंस है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ये कहता है, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें प्रिजम्पशन ये होती है, जिस तरह हमने पढ़ा था ना, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिजम्पशन होती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उसी तरह कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिजम्पशन होती है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विस वाला एलिमेंट है ना, इसमें टाइम एसेंस है, और जो पेमेंट वाला है एलिमेंट, इसमें टाइम एसेंस नहीं है। यानी पेमेंट डिले भी पेमेंट करने के में टाइम एसेंस नहीं है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस में टाइम एसेंस। क्योंकि लोगों को जब बिजनेस में, नॉर्मली बिजनेस में ऐसे होता है, गुड या सर्विस टाइम पे ना मिले उनका काम रुक जाता है। पेमेंट नहीं मिली तो चलो किसी इधर उधर से आई चलाई करके किसी दूसरे से अरेंज करके काम चला सकते हैं, लेकिन गुड या सर्विसेज नहीं मिली तो ऑन दी स्पॉट जाहिर है किसी दूसरे बंदे से अरेंज नहीं कर सकते गुड एंड सर्विसेज। तो इसलिए कमर्शियल एग्रीमेंट्स में, क्वेश्चन में कमर्शियल एग्रीमेंट देगा और मेंशन नहीं करेगा टाइम एसेंस है कि नहीं। अगर मेंशन नहीं किया तो आपने क्या प्रिजम्पशन लेनी है? गुड एंड सर्विसेज का जो टाइम एग्री हुआ है उस पर डिलीवरी होना जरूरी है, उसमें टाइम एसेंस है। और अगर मनी का केस है, पेमेंट का केस है, उसमें टाइम एसेंस नहीं। अब चलते हैं आगे, ये समझ लग गई? अगर एग्जाम में जब कहे कि जी एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट थी उस पर परफॉर्म नहीं किया, तो हमने फिर क्या आगे क्वेश्चन को दो हिस्सों में लेके जाना है, टाइम एसेंस है कि नहीं है। एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया गिवन ड्यू डेट पे, टाइम एसेंस है कि नहीं है, इस पे कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करेंगे। अगर टाइम एसेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ए ने बी से कहा मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा 20 तारीख को, टाइम एसेंस है, 20 तारीख को गुड्स डिलीवर नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ जो बायर था। यानी वाइडेबल का मतलब क्या है? वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिसेंड भी कर सकती है। अगर वो पार्टी रिसेंड करती है कॉन्ट्रैक्ट को, बी कहता है ठीक है टाइम एसेंस था, तुम टाइम पे नहीं आए, मेरे किसी काम के नहीं है। चांद रात को आप गए, दर्जी ने कहा सर वो लाइट चली गई थी, मेरा कारीगर छुट्टियों पे चला गया था, बीमार हो गया था, मैं खुद भी, आपका जोड़ा जो है वो नहीं सिल सके, आपके हफ्ते बाद आ जाइएगा। टाइम एसेंस था। अब ये एग्रीमेंट क्या है आपके लिए? वाइडेबल। आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाइडेबल का नहीं मतलब, चाहे रिसेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, आप कहेंगे ठीक है भाई कोई नहीं, मैंने नहीं आना, आप अपने पास रखो सारा कुछ, तुम, आपके पास क्या राइट है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सू कर सकते हैं। किस लिए करेंगे? रेमेडी क्या है? आप कहेंगे डैमेजेस लाओ, डैमेजेस लाओ, ठीक है। और डैमेजेस की अपनी हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे, आपने जो सूट की कॉस्ट होगी, कपड़े की कॉस्ट, वो भी शामिल करेंगे। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने साथ वाले से अब इमीडिएटली चांद रात महंगा कपड़ा खरीदा रेडीमेड, तो उसकी वजह से भी मुझे नुकसान हुआ, वो जो भी डैमेजेस की कैलकुलेशन होगी आपकी, वो कोर्ट उसका ऑथेंटिसिटी चेक करके पेमेंट अप्रूव करवा देगा, आपको सू कर सकते हैं ब्रीच। और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, क्या फिर भी कोई राइट है आपका? आप कहते हैं ठीक है हफ्ते बाद आ जाता हूं, कोई मसला नहीं, हो ही जाता है, इंसान है आप में, क्या फिर भी कोई राइट है? क्या अभी भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अभी भी, लेकिन अब डैमेजेस कम होंगे, अब उसमें सूट का जो कपड़े का खर्चा था वो शामिल नहीं होगा, ठीक है, अभी भी। लेकिन प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि आपने उस वक्त दर्जी को बताना है कि भाई ठीक है मैं हफ्ते बाद कपड़े लेने आ जाऊंगा, लेकिन चूंकि टाइम एसेंस था, तुमने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया,
डैमेजेस क्लेम करवाऊंगा तुमसे, बोलो मंजूर है कि नहीं? मंजूर है तो ठीक है, डैमेजेस मिल जाएंगे हमें, वो खुद ही दे देगा। नहीं मंजूर तो फिर हम केस फाइल करेंगे और फिर उससे डैमेजेस रिकवर करवाएंगे। डैमेजेस का राइट दोनों ऑप्शंस में है, रिसेंड में भी, एक्सेप्ट में शर्त क्या है कि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसी वक्त बता दें, ये ना एक्सेप्ट करने के बाद हफ्ते बाद आप आके कपड़े ले जाएं और फिर उसे कहें कि ठीक है 10-12 दिन के बाद कि अब आपने लेट किया था डैमेजेस दें, फिर नहीं राइट टू डैमेजेस। जिस वक्त डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उस वक्त डैमेजेस के बारे में नोटिफाई करना उस पार्टी को। अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। वाइडेबल नहीं का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आम दिनों में आप गए, कपड़े दिए आपने आम दिनों में, तो टाइम एसेंस है? भूल गए? नॉर्मल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि कमर्शियल था? कमर्शियल तो नॉर्मल दिनों में भी वैसे इसको एसेंस ही अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में अज्यूम किया जाता है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ये एसेंस है, इसमें टाइम एसेंस है। लेकिन फर्ज कीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और दर्जी ने कहा ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हम, टाइम एसेंस नहीं होगा। आपने कहा ठीक है टाइम एसेंस नहीं है क्योंकि मुझे भी जल्दी नहीं है। अब अगर ड्यू डेट के ऊपर दर्जी कपड़े नहीं सीता, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। वो अगर आपसे कहता ना हफ्ते बाद नहीं, अभी नहीं तैयार हुए, अगले हफ्ते आइएगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन डिले की वजह से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? डैमेजेस और कंपनसेशन का तकरीबन एक ही मतलब है, ठीक है? डैमेजेस और कंपनसेशन का एक ही मतलब। तो क्लियर हो गया हमें। अभी हमने ये स्टडी किया कि अगर ड्यू डेट पे कोई पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं। आई कैप हमसे वो पूछ सकता है डेफिनेशन के, बताओ कब टाइम एसेंस होगा, और एमसीक्यूज में तो ज्यादा चांसेस है पूछने का। और फिर अगर टाइम एसेंस नहीं है तो नॉन परफॉर्मेंस का क्या रूल लगेगा, टाइम एसेंस है तो क्या रूल लगेगा। तो ये हमने दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। अब आते हैं इनके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, शाबाश, ये तो अच्छा हो गया। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, सॉरी 5 तो पहले पढ़ दिया था। 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 18, ए promises to sell and deliver on the 5th of January a lorry to B। ए ने बी को कहा 5 जनवरी को लॉरी दूंगा तुम्हें, बेचूंगा। पार्टीज हैव स्टिपुलेटेड दैट टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी ने कहा कि टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए डिलीवर्स द लॉरी ओनली ऑन द 5th of February, तो ड्यू डेट पे डिलीवर कर दिया ना? नहीं किया, जनवरी फरवरी का मसला, महीना लेट किया। आई कैप साइंसदान था ना, उसने कहा 15 लिखता ना, स्टूडेंट्स ने फौरी तौर पे गैस कर लेना था लेट है, उसने 5 फरवरी कर दिया ताकि जल्दी जल्दी में स्टूडेंट के 5 तारीख को हुआ था, 5 तारीख को डिलीवर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट सही है, टाइम पे हुआ, नहीं डिले हुआ। टाइम एसेंस था। उसके बाद नॉन परफॉर्मेंस हुई। कौन सा केस है, लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाला। कैन एक्सप्लेन व्हाट आर राइट्स ऑफ बी अगेंस्ट ए इन दिस केस। बी बायर था, क्या राइट्स है उसके? वाइडेबल है उसकी ऑप्शन पे, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिसेंड भी कर सकता है। एक्सेप्ट करता है तो क्लेम कर सकता है प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस दे, और रिसेंड करता है तो फिर भी जो उसको लॉस हुआ होगा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेकंड में कह रहा है सपोज बी डिजायर टू एक्सेप्ट द बिलेटेड डिलीवरी। हमने दोनों कवर कर दिया क्वेश्चन में। उसने इस वाले पॉइंट को सेकंड क्वेश्चन में पूछा, इसका मतलब है फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ यही पॉइंट बताने थे, पहले 2, तीसरा पॉइंट नहीं बताना था। क्यों नहीं बताना था? तीसरा। लेकिन अगर वो दूसरा पार्ट ना होता तो हम तीनों पॉइंट बताते पहले में। तो कह रहा है, अगर वो कहता है जी लेट डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया और वो चाह रहा है कि जो लॉस हुआ है वो भी मैं क्लेम करूं, क्या दोनों काम कर सकता है? डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर ले, डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर ले और लॉस हुआ है वो भी क्लेम बिल्कुल कर सकता है। डिलीवरी एक्सेप्ट कर, लॉस भी क्लेम कर, लेकिन लॉस क्लेम करने के लिए शर्त क्या है? नोटिस दे एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिलेटेड डिलीवरी। क्वेश्चन 19, बुशरा एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अख्तर
द मैनेजर ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम, अच्छा ये वही वो सिंगर वाले मिलती जुलती बात है, वही केस है। टू कंडक्ट ए शो ट्वाइस अ वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स, के शो आएगा हफ्ते में 2 दिन 3 महीने। बुशरा डिड नॉट अपीयर फॉर द 6th शो, छठे शो में वो नहीं आई। अब छठे शो में वो नहीं आई, कॉन्ट्रैक्ट क्या है रेडियो प्रोग्रामर के लिए? वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। लेकिन नेक्स्ट शो बुशरा ने किया। अच्छा, जब बुशरा ने नेक्स्ट शो आगे कर लिया, 7वां शो कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस 7वें शो की इजाजत देना बुशरा को, ये रेडियो प्रोग्रामर की तरफ से रेटिफिकेशन है कि ठीक है आपकी एब्सेंस को हमने अप्रूव कर दिया। ठीक है, एब्सेंस को अप्रूव कर, कॉन्ट्रैक्ट अब वाइडेबल नहीं रहा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा, लेकिन छुट्टी की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है रेडियो प्रोग्रामर, वो उसे क्लेम कर सकता है, वो उसे क्लेम कर सकता है। शी कंडक्टेड द नेक्स्ट शो, अगला शो उसने किया, ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, रेटिफिकेशन हो गई। ये वैसा ही कंसेप्ट है। जैनवन कह के चाइना की, मेड इन जापान कह के मेड इन चाइना की चीज बेच दी, जब वो खराब हुई तो उसके बाद उसने कहा ठीक है रिपेयर कर लेते हैं आधा आधा खर्चा। तो बायर का इस चीज पे एग्री हो जाना है, उसकी तरफ से रेटिफिकेशन है, अप्रूवल है कि ठीक है अब हमें आपका जैसी चीज है वैसी मंजूर है। तो ये भी अगर 7वें शो में उसको दावत दे देते हैं कि आप कंडक्ट करवाए, इसका मतलब है उनकी तरफ से रेटिफिकेशन है। देर आफ्टर उसके बाद अख्तर रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट हर सर्विसेज वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एज शी फेल्ड टू कंडक्ट द नेक्स्ट शो, 6th शो। और उससे कहा कि भाई तुमने छठे शो नहीं किया, इस वजह से कैंसिल। अच्छा, किसी और वैलिड रीजन की वजह से कैंसिल शायद हो सकता था, लेकिन छठे शो क्यों? जिस दिन उसने 7वां शो कंडक्ट करवा लिया उस दिन छठा शो रेटिफाई हो गया। तो अब इसका मतलब है अख्तर और बुशरा के राइट्स क्या हैं? अख्तर के क्या राइट्स हैं? अख्तर सिर्फ छठे शो की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं करा दे सकता, छठे शो में एब्सेंट की वजह से जो नुकसान हुआ वो रिकवर करवा सकता है। और बुशरा के पास क्या राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। 7 इसमें लंबे चौड़े क्वेश्चन, चले कोई नहीं करते हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही ला हमारा तेज होगा। 20 ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 5 रूल्स बताने हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 वाले ये तो सबसे आसान है, ये तो इसमें तो कोई टेक्निकल चीज है ही नहीं, इनमें फिर भी टेक्निकल चीज है कंपैरेटिवली। यही रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस के यही रूल्स है ना। कंकरेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कंकरेंट है तो क्या है? रूल है साइमल्टेनियस परफॉर्म हो गया, अगर एक पार्टी नहीं रेडी या विलिंग दूसरा भी नहीं करेगा। डिपेंडेंट, पहले जो ऑर्डर एग्री हुआ है एक पार्टी करे, फिर अगर एक पार्टी अपना एग्रीमेंट नहीं करती दूसरा भी नहीं करेगी और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करे। 21 Briefly describe the rules specified in Contract Act 1872 in respect of the following. Rules बताने हैं। 1. Time and place for performance where these have not been specified in the contract. Time and place discuss कर चुके हैं। 2. Order of performance of reciprocal promise. Order of performance क्या होगा ये भी डिस्कस कर लिया। डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, एग्रीमेंट कौन सा, ये 3 बताएंगे। इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिसी ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। अगर प्रोमिस किसी एक प्रोमिसर को रिलीज कर दे तो क्या इफेक्ट है? बाकी के प्रोमिसी भी रिलीज हो जाते हैं, सॉरी बाकी के प्रोमिसर भी रिलीज हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ जिसको रिलीज किया जाए वही होता है, बाकी के प्रोमिसर नहीं होते। और क्या ये रिलीज्ड प्रोमिसर बाकी के प्रोमिसर को लायबल रहता है? हाँ, जब बाकी के जॉइंट प्रोमिसर को रहता है। प्रोमिसी ने उसको रिलीज किया, बाकी के प्रोमिसर ने रिलीज नहीं किया। 22 Memar promised to manufacture and deliver to Nasir remote controlled toy helicopters of agreed specification in first week of March 2011. Nasir in turn promised to pay for them by second week of March 2011. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भला ये? Dependent. Memar did not deliver toys according to
his promise. Should Nasir keep his promise and what remedy is available to him? क्या नासिर को प्रॉमिस अपना पूरा करना, पागल है वो, पूरा करेगा? उसे चीज नहीं उसे दी, पैसे काहे के देगा? हरगिज हरगिज ना करे नासिर अपना प्रॉमिस पूरा, उसके लिए जरूरी नहीं है। क्यों? म्यूचुअल इंडिपेंडेंट था, एक पार्टी अपना प्रॉमिस, उसकी पेमेंट डिपेंड कर रही थी उसकी डिलीवरी पे, तो नहीं करेगा। हाँ, रेमेडी है कोई नासिर के पास? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। Question 23. A and B contract that B shall execute certain work for A for rupees 1000. B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. पहले एग्रीमेंट हो गया, फिर A ने B को काम करने नहीं दिया। राइट्स अवेलेबल टू B क्या है? प्रिवेंट किया जाए अगर, तो क्या राइट्स है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, और उसके पास अगर वो उसको कैंसिल करता है, रिसेंड करता है, तो डैमेजेस एग्रीमेंट करके मुकर जाए, दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं होता क्या? 24. व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग केसेस? बताइए इन केसेस में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. ए ने कहा कि जी हाउस बिल्ड करेंगे और फिक्स प्राइस, टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऑर्डर ऑफ पहले क्या काम होगा इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इंडिपेंडेंट। क्या होगा? जैसे नॉर्मल टर्म्स ऑफ द ट्रेड रिक्वायर करती है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे रिक्वायर करती है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट हो, पहले हाउस बिल्ड होता है, फिर बाद में उसको पेमेंट होती है, ठीक है। B. A and B contract that A shall make delivery of his stock in trade to B at a fixed price and B promises to give security for the payment of the money. अब बताइए इसमें क्या होता है? इसमें पहले स्टॉक दिया जाएगा कि पहले सिक्योरिटी? अच्छा, पैसे नहीं कह रहा B, ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, B कह रहा गारंटी दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे पैसे मारे नहीं जाएंगे, तुम चीजें दे दो। यहां पे क्या होना चाहिए? पहले गारंटी मिलनी चाहिए कि पहले चीजें डिलीवर होनी चाहिए बाद में गारंटी? पहले गारंटी। यहां पे ऑर्डर क्या होगा? पहले गारंटी दी जाएगी, बाद में चीजें डिलीवर होंगी, उसके बाद पेमेंट होगी। और अगर ये पेमेंट नहीं करता बी तो गारंटर मारा जाएगा। गारंटी का मतलब यही होता है ना, गारंटी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे चल के टॉपिक पढ़ाना है। अगर बी गारंटी, अगर बी की किसी बंदे ने गारंटी दे दी शरीफ आदमी ने, और बी ने पेमेंट ना की, तो फिर जो गारंटर शरीफ आदमी है उसको पेमेंट करनी पड़ती है। गारंटी का मतलब ही यही होता कि अगर इसने पेमेंट नहीं की तो मैं पेमेंट करूंगा। हाँ जी। सी. A and B contract that A shall deliver goods to B to be paid for by B on delivery. On delivery. साइमल्टेनियस। कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? कंकरेंट। इसमें कैसे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? साइमल्टेनियस। अगर एक पार्टी विलिंग या रेडी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को, दूसरी भी नहीं करेगी कि भाग जाओ। D. A and B contract that A shall deliver goods to B at a price to be paid in installments. The first installment to be paid on delivery. अच्छा, C और D में इतना फर्क है। C में कह रहा था सारे के सारे पैसे ऑन डिलीवरी आएंगे, यह इसमें कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन डिलीवरी होगी। तो ये भी हमारा कौन सा बन जाता है? कंकरेंट, साइमल्टेनियस। जब अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डिलीवरी दोनों सेम डे होंगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हिस्सा अगर साइमल्टेनियसली आ गया ना तो वो साइमल्टेनियस होगी। अगर उस पार्टी से किस्त पूरी नहीं होती, पहली किस्त, तो दूसरी पार्टी भी डिलीवरी नहीं देगी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? एट टाइम ऑफ डिलीवरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? डिलीवरी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेम डे पे होगी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स रेगुलर पीरियड पे होती रहेंगी। और अगर एक पार्टी रेडी एंड विलिंग नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने को, तो दूसरी पार्टी भी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है। किस्तों की वजह से यूं ना समझिए कि ये जो है वो डिपेंडेंट हो गया, नहीं, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें साइमल्टेनियस है। क्वेश्चन 25, कमेंट ऑन फॉलोइंग सिचुएशन इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला, A contracts with B
टू एग्जीक्यूट सर्टन बिल्डर्स वर्क फॉर ए फिक्स प्राइस, बी सप्लाइंग द टिम्बर नेसेसरी फॉर द, बी ने उसको टिम्बर लकड़ी वगैरह प्रोवाइड करनी है, बी रिफ्यूजेस टू फर्निश एनी टिम्बर, बी कहता है मैंने कोई टिम्बर फर्निश नहीं। कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ए ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, तुमने लकड़ी रेंज करनी है, डिपेंडेंट। बी ने लकड़ी रेंज नहीं की, क्या ए घर बना के दे, हवाओं में घर खड़ा करेगा, वो लकड़ी नहीं है जब वो, तो उसने उसके लिए भी बिल्डिंग नहीं बनानी। व्हाट शुड ए डू, ए को क्या करना चाहिए? पहले तो ये सुन ले, ए को क्या नहीं करना चाहिए। ए को अब बिल्डिंग वर्क नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए? अवॉइडेबल है, रिसेंट कर सकता है, और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये सुनना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट की लाभर्जी की है। बी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स with B to deliver to him at a specified price certain merchandise on board of a ship which cannot arrive for a month। कुछ चीजें हैं वो समंदर के जरिए से, जहाज के जरिए से आ रही हैं, महीने बाद ही पहुंचेंगी। And B engages to pay for the merchandise within a week from the date of the contract। और B कहता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक वीक के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे आपको, चीजें महीने के बाद आएंगी, पेमेंट एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? डिपेंडेंट है। बी डज नॉट पे विद इन द वीक, व्हाट शुड ए डू? बी जो है वो एक हफ्ते के अंदर उसने पेमेंट नहीं की, ए को क्या करना? पहले सुन ले, ए को क्या नहीं करना चाहिए। ए को कतन कोई जरूरत नहीं है गुड्स डिलीवर करने की जहाज आने पे भी। और दूसरा, ए को क्या करना चाहिए? डैमेज क्लेम करने चाहिए। वायलेशन की है बी ने, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था वो काम नहीं किया। सी, A promises B to sell him 1000 bales of merchandise to be delivered next day। A ने B को कहा 100 bales आपको कल दूंगा, and B promises A to pay within a month, और B कहता है एक महीने में मैं आपको पे कर दूंगा। A does not deliver according to his promise। A ने डिलीवर नहीं किया, what should B do? क्या करना चाहिए? B को भी पेमेंट नहीं करनी चाहिए। और ये एक जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन थे एक जैसे, लेकिन चूंकि स्टडी टेक्स्ट में आपको पता है एग्जांपल उसने इस दफा काफी ऐड किए हैं, तो हम सारी एग्जांपल कवर करते हैं ताकि स्टडी टेक्स्ट को पढ़ने की फिर हमें जरूरत ना रहे। 26, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। कमेंट कीजिए वैलिड है कि नहीं एग्रीमेंट्स। ए एंड बी एग्री दैट ए शैल सेल बी ए हाउस फॉर रुपीज 10,000, बट दैट इफ बी यूजेस इट एज गैम्बलिंग हाउस ही शैल पे 50,000 फॉर इट। वैलिड है कि वाइड? जो वैलिड कहेगा वो भी फेल, जो वाइड कहेगा वो भी फेल। पास कौन होगा? वाइडेबल कहेगा वो भी फेल, वाइडेबल। पास होने वाला क्या लिखेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन ओनली फॉर रुपीज 1000 वाली ट्रांजैक्शन के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। गैम्बलिंग वाले के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, गैम्बलिंग वाला हिस्सा वाइड है। ये किसकी एग्जांपल थी भला? प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स। बी, ए एंड बी एग्री दैट ए शैल पे बी रुपीज 1000 फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए ईदर राइस और स्मगल्ड अफीम। कह रहा राइस दूंगा या अफीम दूंगा। कौन से वाला केस है? अल्टरनेट प्रॉमिस। अल्टरनेट का मतलब होता है या ये, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? या ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। अगर दोनों लीगल हो, अगर उनमें से कोई एक लीगल है एक इलीगल है, लीगल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर दोनों लीगल है, दोनों के लिए वैलिड है, फेल, वाइड है, अनसर्टेनिटी की वजह से। भूल गए अनसर्टेनिटी। अगर ऐसा का एग्रीमेंट में कहा गाड़ी बेचूंगा 5 लाख में या 10 लाख में, वाइड। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो 10 लाख दो, या मैं गाड़ी बेचूंगा या मैं मकान बेचूंगा, ये भी वाइड। क्यों? सर्टेनिटी नहीं है, दोनों इलीगल हो तो ये तो है ही नहीं। चलिए ठीक, ये थे हमारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर के। आज का लेक्चर अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।